सकते, लेकिन मैं ये सोच रही थी एक बात, और वो बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो ये कहते हैं कि देखिए जिस तरह उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ़ की, ठीक है, और उन्होंने कहा कि देखिए न्यूट्रल पॉलिसी है उनकी, तो कितनी ज़बरदस्त बात है, और मैं जब न्यूट्रल पॉलिसी जो है बना रहा हूँ और मेरे उसमें मेरी पॉलिसी भी न्यूट्रल है और मैं वेस्ट को कुछ कह देता हूँ, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन्होंने तनकीद की जो कि वेस्ट को बड़ा पसंद करते हैं, बड़े जिसे कहते हैं ना लंडे के लिबरल या ये कि देसी लिबरल्स जो आजकल कहा जाता है, वो सब जो लोग हैं और जो बूट और सूट पहनना पसंद करते हैं वो मुझ पर तनकीद करते हैं, कहते हैं कि देखो ये वेस्ट को बुरा भला कह रहा है। तो भाई इमरान खान साहब ने कभी देखा है इंडिया की तरफ से न्यूट्रल पॉलिसी होने के बावजूद वहाँ के पीएम या किसी मिनिस्टर को किसी की तरफ से वेस्ट के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं और उनको बुरा भला कहा जा रहा है? कभी भी ऐसा नहीं होता। वो इज्जत देते हैं, भारत वाले इज्जत देते हैं और अपनी इज्जत करवाते हैं दूसरे कंट्रीज से। उनकी न्यूट्रल पॉलिसी ये है, और यही वजह है कि अभी अगर मैं आपको खबर दूं, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा के बीच जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसमें जो MOU साइन हुए हैं, उसमें अब जापान इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर्स में $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगा है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। UAE से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, क्योंकि हालांकि UAE मुस्लिम कंट्री है लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पर कर रहे हैं। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है। और उसके बाद जो सऊदी अरेबिया है, हमारा ब्रदर मुल्क है, वो इस्लामी मुल्क, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में उसने की है। अच्छा, ये जो जापान की तरफ से अब इन्वेस्टमेंट की जा रही है $42 बिलियन की, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ये इसमें ट्रेड और फिर सिक्योरिटी और इकोनॉमी, हर तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शामिल होंगे। हम देखेंगे कि बहुत सारी जो है इसकी डिटेल्स और तफसीलात मौजूद हैं कि अब अगले 5 सालों में इन तमाम उसमें जो है वो एग्रीमेंट्स होंगे और वहाँ पर नए काम शुरू होंगे, तरक्की होती हुई हमें नज़र आएगी। लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है, और वो ये है कि जब वहाँ पर ये मीटिंग हुई है PM कशीदा और PM मोदी के बीच, और उसके बाद जो डिक्लेरेशन जारी हुआ है, उस डिक्लेरेशन में जो वहाँ पे बातें की गई हैं उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। अब आप जानते हैं कि भारत में जब भी कभी कोई ऐसी बायोलैटरल मीटिंग्स होती हैं या जो बहुत बड़ी होती नहीं हैं कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग, उसमें जब भी कोई एलामिया जारी होता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम इसलिए होता है कि वो बात करते हैं कि देखें दहशतगर्दी हुई उनके ऊपर, हमारे ऊपर दहशतगर्दी हुई, और जो दहशतगर्दी होती है वो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से आती है। तो इसके ऊपर ना सिर्फ कंडेम किया गया इसको, बल्कि जो आगे का एक वो कहते हैं कि प्रोसीजर, या ये कह लीजिए कि आगे फ्यूचर में जो है इसको कैसे रोका जा सके, क्या मैकेनिज्म बनाया जा सके और इसको कैसे पूरी दुनिया में कंडेम किया जा सके, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताइए, जो बात मैंने क्यों की, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये पता है कि ये हुआ है? ये तो छोड़िए, उनको ये पता है कि मिसाइल आके गिरा था, उनको पता है? अच्छा, मुझे नहीं पता कि उनको पता या नहीं पता, क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई मिनिस्टर किसी की तरफ से नो, कोई उस पर जो है, तो फिर लगता है ऐसे ही है कि इसका तो दूर दूर तक नहीं पता होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना एक बात, एक सवाल उठ रहा है, और वो ये कि इस बात के इम्कानात हैं कि चाइना के वजीर खारजा जो पाकिस्तान आए हैं, वो चाइना जिसके साथ 2020 से इंडिया डिस्प्यूट में जा चुका है, जो मैं कहता हूं साबिका LAC की, वो LAC तो नहीं आएगी, ठीक है, क्या फॉर्म लेते हैं आगे मामला वो हम नहीं जानते, लेकिन इंडिया और भारत के दरमियान एक्सकलेशन नहीं हो रही, जो कि बहुत दुनिया के लिए और खित्ते के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक्सकलेशन नहीं हो, इसमें रुकी हुई है चीजें, वो भी वहां रुके हुए हैं, वो भी वहां रुके हुए हैं, ठीक है। कभी कोई खबर आ जाती है कि अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट पे वो अब रुक गई है, वो चीजें भी रुक गई हैं। लेकिन जो पेशरफ्त हुई है यूक्रेन के बाद, पोस्ट यूक्रेन, ये दुनिया का पूरी ग्रैंड स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। इस बात के इम्कानात हैं कि चाइना के वजीर खारजा इंडिया का दौरा करें, वजीर खारजा, और जयशंकर बीजिंग जाएं। सही, इस बात के इम्कानात पैदा हो गए हैं, यानी चाइना के इंडिया और इंडिया के वजीर खारजा चाइना। और फिर अगर ये मामला आगे बढ़ गए, जो इस वक्त ट्रैक 2 बैकग्राउंड में बात चल रही है, तो फिर विंडो खुलेगी जिसके इम्कानात जाहिर हो रहे हैं बैकडोर पे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजिंग का दौरा करेंगे, और वो दौरा करेंगे अगर ये कामयाब होती है बैकडोर जो इंडिया चाइना के दरमियान चल रही है, ठीक है।
और ये अगर होता है तो फिर वो दौरा करेंगे उस वक्त चाइना का प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहां पे ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। ब्रिक्स वो है जो ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और उसको उसमें फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्रिक्स। जो ब्रिक्स फोरम है उसकी मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दौरा करें वहां का। ये एक बैकडोर बात चल रही है। ग्लोबल टाइम्स ने आज एक टॉन्ट की है, तंज की है जापान पे, और लिखा लॉबिस्ट केशिदा, ये 7वीं जो हमारी खबर है, लॉबिस्ट केशिदा फेल्स टू स्वाइव इंडिया ऑन यूक्रेन ड्यूरिंग विजिट। वो नाकाम हो गए। लॉबिस्ट केशिदा जो था वो इंडिया को यूक्रेन के दौरे में नाकाम हो गए। ये मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया और चाइना के दरमियान एक ये एक इशू। अच्छा, यहां लेकिन फिर और इश्यूज हैं कॉम्प्लिकेटेड। वो ये इशू है कि कुछ इश्यूज चाइना के ऐसे हैं जिनके ऊपर ये देखना है कि बातचीत तो देखें, यहां सीज फायर होना जरूरी है। जंग तो कोई किसी को सूट नहीं करती। ये भी कि अगर रुक जाएं, आगे ना बढ़ें, ये भी बात हो जाएगी। वो पीछे गए, थोड़ा सा वो पीछे गए, वहां तक भी बात चलेगी। वो दोबारा चले जाएं मई 2020 तक, ये भी सबसे मुनासिब बात है। लेकिन बातें कुछ और इससे बढ़ के भी हैं। मिसाल के तौर पे दलाई लामा के ऊपर मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म CIA प्लानिंग्स हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स कि अगला दलाई लामा कौन होगा, तिब्बत से होगा, कैसे। वो उनकी जो चाइना की जो कोर इश्यूज हैं ना, उसमें दलाई लामा मैटर करता है। और ये वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं, इस वजह तो इससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है ये जो LAC के। लेकिन दलाई लामा फिर उसका एक जो मजहबी या जो उसका मजहबी कलर है कि अगला उनका दलाई लामा यहां बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहां बैठा हुआ है और नोबेल प्राइज मिलते हैं उसको। एक तरह से प्रो वेस्ट है ना ये दलाई लामा। देखें ना, दुनिया भर में देखें आपको तो दलाई लामा के कोट्स आपको नजर आ रहे होते हैं। हर दूसरी दलाई लामा ने ये कहा, दलाई लामा ने ये कहा। जिस तरह बेशुमार कोट्स, मैं रोज सोचता हूं कि ये तो पता नहीं मौलाना रूमी ने कहा होगा कि नहीं कहा होगा, लेकिन अच्छा सा जुमला लिखा होता है, नीचे लिखा होता है रूमी, शेर लिखा होता है उस पर, सोशल मीडिया में लिखा अहमद फराज, अल्लामा इकबाल, ऐसे रोज वास्ता पड़ता है, सोचो कि ये कब कहा था इकबाल ने। अच्छा जी, तो इसी तरह से लेकिन ये चूंकि मौजूद हैं दलाई लामा, तो उनके कोट्स चल रहे होते हैं। ये जब हयात नहीं होंगे, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, तो इनके नाम से भी 50 लाख किस्म के सोशल मीडिया पे इनके जो कोट्स हैं, कोटेशन चल रही होंगी। अच्छा, लेकिन तो एक तो बात ये है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट है। वो इस वक्त मुल्क जो है वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से क्या आवाज आती है, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मैंने कहा ना, ये आज जो फैसले हो रहे हैं, ये जो पुतिन आज फैसले कर रहे हैं, जो बाइडेन आज फैसले कर रहे हैं, जो शी जिनपिंग आज फैसले कर रहे हैं, जो वो अगले 50 साल या 100 साल तक उनकी अगले नस्लें जो है, मुल्क भी तो कोई है ना, या सिर्फ जो है वो एक हमने वो एक सीट और एक सेनेट और एक जनाब ओहदा और एक इस तरह की चीजें और प्रमोशन हो गए, वो ब्यूरोक्रेसी में हो गए, सस्पेंड हो गया और ये हो गया, ये देखना है सारा। ये हमारा कारोबार चल गया, ये दुकान खुली। मुल्क रियासत भी है ना, मतलब उससे बढ़ के भी जो पैसे बना लिए या निकल गए। अब इशू क्या है? 2-3 बातें। पहली बात तो यह है कि ये जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर केशिदा का जो दौरा था इंडिया का, ये फेल हो गया। मैंने कल भी बात की थी, क्योंकि ये क्वाड के सबसे ज्यादा अहम रुकन इसलिए है जापान। एक तो उस एलामिया में पाकिस्तान का जिक्र हुआ, तो अच्छा। ये पाकिस्तान का जिक्र हुआ उस एलामिया में, जो जापान और इंडिया का, उसमें तो पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जापान से नहीं हुआ, तो ठीक है, ये फॉरेन ऑफिस जाने और हम तो उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बात होगी इस पर, लेकिन वो नहीं हुई। अच्छा, तो लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो दौरा मजमूई तौर पर इसलिए फेल हुआ है कि उसमें चाइना या रशिया यूक्रेन के हवाले से इंडिया ने वो पॉलिसी नहीं ली जो कि अमेरिका इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा है अपने अलाई से। अच्छा, तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, चूंकि ये इस वक्त जो है वो रशिया के अगेंस्ट नहीं गया इंडिया, और इंडिया जो है उसका सारा डिफेंस
डिपेंड करता है रशिया पे। रशिया पे,